हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूलर जोन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। ये ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट काफ़ी इजी है। बट अगर वो कंफ्यूजन रह गई दिमाग में तो मार्क्स कट जाएंगे। इस टॉपिक से एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली पूछा जाता है एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, या इसी बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहा जाता है। तो या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक्सप्लेन सिनर्जिक बॉन्डिंग, या आएगा एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। बट उस कंफ्यूजन की वजह से बच्चे गलत कराते हैं और एक चीज़ गलत हुई, मार्क्स 0। तो इस बॉन्डिंग को आज हम बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझेंगे, फटाफट समझेंगे और फिर उसके बाद कोई भी गलती नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर स्पेसिफिकली ये लिया गया है। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बॉन्डिंग्स पढ़ी हैं, डिफरेंट लिगेंड्स पढ़े हैं, डिफरेंट मेटल्स पढ़े हैं कि उनके साथ डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड डिफरेंट मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, क्या क्या ज्योमेट्री, क्या क्या शेप्स हो सकती हैं, क्या हाइब्रिडाइजेशन, सारी चीज़ पढ़ी है। जिसने पहले की क्लासेस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाके देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। अब बॉन्डिंग पे फोकस करते हैं, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली लिगेंड को क्या किया, फिक्स कर दिया कि कार्बोनिल लिगेंड जो है इसके साथ जब मेटल बॉन्डिंग करेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा, तो उसमें क्या स्पेशल है, क्या इसके अंदर स्पेशल है कि हमने सिर्फ इस टॉपिक को अलग से पढ़ा, हमने अमीन के साथ बॉन्डिंग नहीं पढ़ी, हमने वाटर के साथ बॉन्डिंग नहीं पढ़ी, हमने और किसी के साथ स्पेशली अलग एक टॉपिक नहीं पढ़ा, सिर्फ मेटल कार्बोनिल के साथ ऐसा क्या स्पेशल है कि हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं। तो वही चीज़ हम आज यहाँ क्लियर करेंगे। तो हमें ये पता है कि जब भी कोई भी लिगेंड, यहाँ लिगेंड क्या है, कार्बोनिल, कार्बोनिल लिगेंड के बीच में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। हमें पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, दो दो चार, दो और 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर बॉन्डिंग कर ली, तो इसके तो आउटरमोस्ट शेल के अंदर हो गए पूरे 8। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, दो दो उसने डबल बॉन्ड बना दिए। अब ये एक लोन पेयर रह गया। अब इसी लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है कार्बन। तो जब ये किसी भी मेटल की तरफ आएगा तो ये इस लोन पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल की तरफ डोनेट कर देगा। तो ये हो गई आपकी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। यही तो होता है सिंपल, नॉर्मली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले तो ऐसा ही होगा। फर्स्ट क्या है, सिग्मा डोनेशन होगा, लिगेंड ने मेटल की तरफ, मेटल की जो खाली डी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। अब क्या हुआ, दिस लोन पेयर डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू एन एम्प्टी ऑर्बिटल, जी ये पढ़ लिया। उसके बाद एरो की डायरेक्शन क्या होगी कि कार्बोनिल से मेटल की तरफ, कार्बोनिल से मेटल की तरफ एरो की डायरेक्शन हो गई कि इस तरफ एरो लगेगा क्योंकि कार्बन के जो ये लोन पेयर हैं ये मेटल की खाली ऑर्बिटल के अंदर डोनेट किए जा रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे भी शो कर सकती हूँ कि इसकी खाली ऑर्बिटल थी और इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया गया। इसकी इसकी वजह से क्या बनता है, नॉर्मल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब उसके बाद क्या आता है कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को गेन कर लिया। अब ऑलरेडी इसकी डी ऑर्बिटल के अंदर और भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने इससे पहले वीबीटी के अंदर पढ़ा हुआ है कि ऑलरेडी डी की जो मेटल आटम है उसकी डी ऑर्बिटल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो आने वाला लिगेंड है उसके इन्फ्लुएंस में वो आपस में उनमें खलबली मच जाती है और वो अपनी ऑर्बिटल्स को अरेंज करने लग जाते हैं कि जिनके अंदर आने वाला लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके। तो इसकी कुछ डी ऑर्बिटल्स होंगी जहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस मेटल एटम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई। अब अगर कहीं पर जगह है तो ये मेटल एटम, हमने ये चीज बहुत ही छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है कि मेटल क्या होते हैं, मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, नॉट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। तो अगर इस मेटल एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है और कहीं पॉसिबिलिटी है कि ये उनको डोनेट कर सकता है, दे सकता है, लूज कर सकता है, तो वो करेगा। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो नहीं करेगा। अब जो ये कार्बन आटम था, जिस कार्बन आटम की पाई ऑर्बिटल के अंदर ये लोन पेयर प्रेजेंट थे, वो बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल थी, तो उसके इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गए। अब इसके साथ क्या होगा, पाई स्टार भी प्रेजेंट होगा, मींस एंटी बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होगा।
अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है किसी एटम के पास तो वही लेवल की एंटी बॉन्डिंग भी होती है, और वो इसके पास क्या होगी, खाली पड़ी होगी। तो इसके पास जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना शुरू कर देता है। तो इस वाली बॉन्डिंग से क्या हुआ, साइड वाइज ओवरलैप हुआ है। यहाँ से क्या हुआ था, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई थी। तो जब कार्बोनिल मेटल को बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और जब ये मेटल की डी ऑर्बिटल इस वाली पी ऑर्बिटल के प्लेन में क्लोज आ जाएंगे तो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, पाई बॉन्ड्स बनते हैं। तो यहां से जब ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो पाई बॉन्ड बन जाएंगे। तो इस पाई बॉन्ड को मैं क्या बोल सकती हूँ कि इस मेटल एटम ने बैक बॉन्डिंग कर दी। कभी मेटल एटम ऐसा बाकी और किसी में नहीं करता, इसमें कर दी, बैक बॉन्डिंग कर दी। इसी बैक बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग कहा जाता है, और यही स्पेशलिटी है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स को अलग से पढ़ने की। इसी को सिनर्जिक बॉन्डिंग कहा जाता है। तो आई होप आपको ये सिनर्जिक बॉन्डिंग समझ आ गई होगी। तो आगे क्या लिखा है, सेकेंड स्टेप में है पाई बैक बॉन्डिंग। ये पाई बैक बॉन्डिंग होती है कैसे, मेटल से लीगेंड की तरफ, कि द मेटल हैज फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बैक इनटू द एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल। आरो डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी, मेटल से कार्बोनिल की तरफ। देखो मेटल से कार्बोनिल की तरफ है, कार्बोनिल में जो कार्बन है या कार्बोनिल जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल पे जब भी मॉलिक्यूल बनता है ना तो एटॉमिक ऑर्बिटल वैनिश हो जाती हैं, उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाती है। तो ये पाई एंटी बॉन्डिंग जो है इस कार्बोनिल मॉलिक्यूल की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, किसी एटम की नहीं है। तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग इस मॉलिक्यूल की प्रेजेंट होगी, खाली प्रेजेंट होंगी, इसके पास ओवरफ्लो होने की वजह से, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये बैक बॉन्डिंग कर देगा। इसी बैक बॉन्डिंग को मेटल से कार्बोनिल की तरफ एरो शो होगा, और इसी को सिनर्जिक बॉन्डिंग कहा जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, इस सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग की वजह से जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड है ये स्ट्रेंथन हो जाता है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो जहां पर भी कार्बोनिल्स बनेंगे, मेटल कार्बोनिल्स वाले कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनेंगे, वो रिलेटिवली या कंपैरेटिवली बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ज्यादा स्ट्रांग होंगे, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उनके अंदर मेटल कार्बन बॉन्ड के बीच में। और इसी की वजह से क्या होगा, जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है ये वाला थोड़ा वीक होने लग जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ कंप्लीट बॉन्डिंग इधर हो रही थी, अब इधर भी हो रही है। तो ये वाला बॉन्ड जो है थोड़ा सा वीक होने लग जाएगा और मेटल कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होने लग जाएगा। और इसी की वजह से क्या होता है, जो कार्बोनिल्स होते हैं उन कार्बोनिल के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है, इट मींस इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जो इनके बीच में, या नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बने हुए हैं दो एटम के बीच में, वो 2 था, वो क्या होने लग जाएगा, वो डिक्रीज होने लग जाएगा, 2 से कम होने लग जाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ कम होने लग गई, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने लग गए, तो इधर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने लग जाएगी, तो बॉन्ड ऑर्डर भी कम होने लग जाएगा। इसी को हम इस तरह से समझ सकते हैं, प्रॉपर्ली आपको समझा दिया है। इस डायग्राम से भी इसको हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कार्बोनिल लिगेंड था, ये कार्बोनिल लिगेंड ने अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल एटम को डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद मेटल एटम ने कार्बोनिल की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर बैक बॉन्डिंग कर दी, बैक डोनेशन कर दी इलेक्ट्रॉन्स की, और उसी को सिनर्जिक बॉन्डिंग कहा जाता है। इसी की वजह से क्या होता है, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड स्ट्रेंथन हो जाता है और कार्बोनिल जो आपस में बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। तो अब इसी को सिनर्जिक इफेक्ट कहा जाता है, सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक, अब क्वेश्चन के अंदर चाहे आपसे ये पूछ ले एक्सप्लेन सिनर्जिक इफेक्ट, तो भी आपने यही लिखना है। ये पूछ ले एक्सप्लेन सिनर्जिक बॉन्डिंग, तो भी यही लिखना है। पूछ ले अगर एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, तो भी यही लिखना है। आपको एज इट इज, जो ये स्लाइड दिखाई थी मैंने, एज इट इज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपको यही 2 पॉइंट्स लिखने हैं कि फर्स्ट में सिग्मा डोनेशन लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर होते हैं, सेकेंड पाई बैक बॉन्डिंग होती है, मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर होता है, और इस तरह का डायग्राम बना सकते हो। सेम यही चीज करनी है, 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन कि व्हाई दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड सिनर्जिक। इसको सिनर्जिक क्यों कहा जाता है, बिकॉज बोथ इंटरैक्शंस हेल्प ईच अदर, क्योंकि दोनों ही इंटरैक्शन क्या करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। सिग्मा डोनेशन इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल। सिग्मा डोनेशन जब होगा कार्बोनिल से मेटल की तरफ, तो ये क्या इंक्रीज करेगा, मेटल एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पाई डोनेशन
या पाई बैक डोनेशन जो है वो एनहांस हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होती तो बैक बॉन्डिंग भी नहीं होती। बैक बॉन्डिंग क्यों हुई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किससे बढ़ी? सिग्मा डोनेशन की वजह से बढ़ी। तो उसने पाई जो बैक डोनेशन था उसको एनहांस कर दिया, और उसके एनहांस होने की वजह से जो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया। नाउ पाई बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेस सिग्मा बॉन्ड। जो पाई बैक बॉन्डिंग है वो सिग्मा बॉन्ड को भी स्टेबलाइज करती है। तो दोनों ही चीजें एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं, इसलिए इस बॉन्डिंग को सिनर्जिक कहा जाता है। तो बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर ड्यू टू म्यूचुअल रिइंफोर्समेंट। म्यूचुअल रिइंफोर्समेंट, म्यूचुअल डिस्कशन, या हम कह सकते हैं म्यूचुअल उन्होंने बातचीत करके रखी हुई थी, और उससे दोनों तरह के बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। दोनों तरह की जो मैं कह सकती हूँ इंटरैक्शंस हैं वो म्यूचुअल रिइंफोर्समेंट की वजह से होते हैं। कि मेटल कार्बोनिल बॉन्ड जहाँ स्ट्रांग होना चाहिए वहाँ तब वो होता है, अगर खाली कार्बोनिल प्रेजेंट है मेटल के साथ प्रेजेंट नहीं है तो वो कार्बोनिल स्ट्रेंथन होता है। तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे की डोनेशन में, एक दूसरे की बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं। दैट्स वाई इसको सिनर्जिक इफेक्ट कहा जाता है। तो इस वाले टॉपिक से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और तीनों क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ लिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वाले क्वेश्चन के आंसर का। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इधर वो पूछेगा एक्सप्लेन सिनर्जिक बॉन्डिंग या सिनर्जिक इफेक्ट, और वो पूछेगा एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो सेम आपको वही चीज करनी है। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई दिस बॉन्डिंग, या अगर इसी क्वेश्चन को उसने 4 मार्क का बना दिया या सपोज 3 का बना दिया, कि 2 मार्क की एक्सप्लेन पूछ लिया मेटल कार्बोनिल्स में बॉन्डिंग कैसे होती है, 1 मार्क का पूछ लिया व्हाई इज इट सो कॉल्ड, मीन्स कि इसको ये क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट क्यों कहते हैं इसको, तो उसमें 1 मार्क में आपको ये लिखना है। बिकॉज बोथ इंटरैक्शन हेल्प ईच अदर, दैट्स वाई सिग्मा डोनेशन इसको इंक्रीज करता है तो ये वाली चीज एनहांस हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी चैप्टर से रिलेटेड जो PYQ CBSE ने PYQs पूछे हैं, चाहे वो 12th बोर्ड्स में हों, चाहे वो किसी और बोर्ड में कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस आए हुए हों, या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो CBSE कंडक्ट कराता है वहाँ पर आए हुए हों, वो सारे PYQs हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।